हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ मिराज कैसे होता है, इन सब के बारे में बात की थी। आज की क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है प्रिज्म, जिसमें आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू प्रिज्म, बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू प्रिज्म, कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस, कंडीशन ऑफ ग्रेजिंग इमरजेंस, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम डेविएशन, कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, इन सब के बारे में बात करेंगे। साथ में देखेंगे अगर स्मॉल एंगल दिया होता है प्रिज्म का या रिफ्रैक्टिंग एंगल स्मॉल होता है किसी प्रिज्म का, तो उस केस में हम कैसे निकाल सकते हैं एंगल ऑफ डेविएशन और उससे रिलेटेड कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। अगर बात करें जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ध्यान रखेंगे कि प्रिज्म और ये जो यूनिट हम लोगों ने स्टार्ट की है पूरी रे ऑप्टिक्स में प्रिज्म और ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं रिलेटिवली। और यहां पर कॉन्सेप्ट भी ज्यादा लेंथी नहीं है, जैसे हम लोगों ने प्लेन मिरर पढ़ा, स्फेरिकल मिरर पढ़ा, काफी सारे लेक्चर्स उसमें कवर किए, उनसे छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन यहां से क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो उससे अंदाजा लग जाएगा। तो डिस्कस करते हैं आज की क्लास में कि प्रिज्म क्या होता है। तो डेफिनेशन पढ़ी होगी क्लास 10th में कि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम जो प्लेन सरफेस से घिरा होता है वो इंक्लाइंड होती हैं किसी पर्टिकुलर एंगल के ऊपर और होमोजीनियस होता है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रिज्म। तो प्रिज्म क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम हुज रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस आर नॉट पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल नहीं होगी, पैरेलल होंगे तो पैरेलल स्लैब हो जाएगी, बट आर इंक्लाइंड टू ईच अदर। प्रिज्म हैव द प्रॉपर्टी टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट, ये अलग से याद रखना है, प्रॉपर्टी होती जिसकी वजह से डायरेक्शन चेंज कर सकती है। प्रिज्म में ये प्रॉपर्टी होती है कि ये लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। ठीक है, ठीक। यहां पर ये ट्रांसपेरेंट मतलब इसमें आर पार दिखाई देता हो, लाइट आर पार जा सकती है। हम लोगों ने पढ़ा था ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक मीडियम के बारे में। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है और साथ में होमोजीनियस मीडियम होता है, होमोजीनियस मीडियम होता है। होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिसमें दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होती हैं, बेसिकली दोनों के दोनों प्लेन होती हैं, टू प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, दो प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होती हैं लेकिन वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती, एक दूसरे से कुछ पर्टिकुलर एंगल पर इंक्लाइंड होती हैं। देखो कुछ ऐसा दिखता है प्रिज्म। देखो इसमें अगर हम मान लेते हैं ये हमारे पास बेस दिया गया है, बेस में एक ये देखो पैरेलल सरफेस है, ये वाली मतलब ये कह सकते हैं प्लेन सरफेस है, दूसरी प्लेन सरफेस इधर साइड में है और इसका ये बेस होता है। तो इसमें एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये है, दूसरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये है, तो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती हैं, दोनों किसी पर्टिकुलर एंगल पर देखो इंक्लाइंड है। ठीक है, और इसमें आर पार दिखाई भी देता है, तो आर पार अगर दिखाई दे रहा है तो ये ट्रांसपेरेंट मीडियम भी है और रिफ्रैक्टिंग भी है, रिफ्रैक्शन हो रहा है इसके अंदर, और इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये लाइट का पाथ चेंज कर सकता है, तो इसके अंदर ये भी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो लाइट के बारे में इतनी प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है। ठीक, आगे देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीजें जो हमें याद रखनी है वो देखो। सबसे पहले देखो यहां पर जो भी हम लोगों ने देखा उसमें ये वाला पॉइंट था, यहां पर ये यहां से कुछ इस तरह का ऐसा है, ये ऐसा दिया गया है कुछ इस तरह से, कुछ ऐसा लग रहा होगा। अगर नहीं ठीक लग रहा है तो ऐसे ही याद रखो, या इसको ऐसे नहीं बनाना चाहो तो ऐसे भी बना सकते हैं। देखो कैसे, ऐसे ऐसे ही अब बोर्ड पर ऐसे बना सकते हैं। इस तरह से कुछ बनाया जा सकता है बोर्ड पर। इसमें देखो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं, ये है ये है रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस पहली हो गई और दूसरी ये है रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, जिस एंगल पर्टिकुलर एंगल पर ये झुके होते हैं उसे कहते हैं ए और इसको लिखा जाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्टिंग एंगल बोल दो, रिफ्रैक्टिंग एंगल। इसका दूसरा नाम होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। बोर्ड में है, पहली बार पढ़ रहे हैं तो टर्म रिलेटेड है, याद रखना है। ठीक है, अब देखो हर बार हम इस प्रिज्म का पूरा ये व्यू तो दिखा नहीं सकते बोर्ड के ऊपर, तो इस प्रिज्म को इस तरह से रखा जाता है। देखो ये वाली प्लेन सरफेस, ये प्लेन सरफेस दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस थी।
ठीक है। अब इसको हम इस तरह से बार बार रखेंगे, पूरा ऐसा बनाएंगे तो इसमें लाइट रिफ्लेक्ट होगी, तो उसको बोर्ड पर बनाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो क्या करते हैं, इसका ये सामने वाला पोर्शन दिखाया जाता है, ये इसको बोला जाता है प्रिंसिपल सेक्शन। क्या कहते हैं इसे? प्रिंसिपल सेक्शन बोला जाता है। तो इसमें ये वाला जो आगे का पोर्शन होता है इसको कहा जाता है प्रिंसिपल सेक्शन। प्रिंसिपल सेक्शन, प्रिंसिपल सेक्शन कहते हैं। ठीक है, इस प्रिंसिपल सेक्शन को ही बना करके हम पूरे प्रिज्म को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और जिस पर्टिकुलर एंगल पर इंक्लाइंड है उसको रिफ्रैक्टिंग एंगल कहते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म कहा जाता है। दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होती है, ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस मीडियम होता है, और ये दोनों पैरेलल नहीं होती, इंक्लाइंड होती किसी पर्टिकुलर एंगल पर। ऐसे होमोजीनियस मीडियम को कहते हैं प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म में आओ, देखो क्या क्या हो सकता है। तो जैसे मान लो हमारे पास कुछ ऐसा प्रिज्म बना हुआ है, ये इस तरह का प्रिज्म है कोई, सपोज ऐसा कोई प्रिज्म है, ये ऐसा कोई प्रिज्म दिया गया है। यहां से लाइट जाती है, इधर जाती है, इधर से लाइट फिर इधर चली जाती है, ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो इसमें अगर कोई हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इधर कहीं पर रखी गई है ऐसे इस तरह से, इधर इसमें डॉट है और इधर इसमें इस तरह का है, तो यहां पर जब ये बनता है तो कुछ ऐसा बन जाएगा। छोटा कर लेते हैं, ये ऐसा हो गया। ठीक है, तो इसमें यहां पर डॉट चला जाता है और ये क्रॉस यहां चला जाता है। इस तरह से देखो, ये लाइट यहां से चल रही है, यहां से गई, यहां से इधर की तरफ चली जाती है, ऐसा हो सकता है। इस तरह का भी कुछ हो सकता है। देखो जनरली हम प्रिज्म को इस तरह से दिखाया करेंगे, हमारे पास प्रिज्म कुछ ऐसा होने वाला है। ठीक है, प्रिज्म ऐसा होगा। तो अगर प्रिज्म को हम इस तरह से दिखाएंगे तो इसमें लाइट कैसे चलती है, बिल्कुल बेसिक सारे रूल्स हैं, उसमें कुछ नया नहीं है। मान लो एक लाइट यहां पर आकर के गिरती है, इस लाइट के बारे में कुछ बातें जान लो कि ये लाइट कैसी होती है। तो ये लाइट होती है मोनोक्रोमैटिक लाइट, मोनोक्रोमैटिक लाइट, मोनोक्रोमैटिक लाइट जो कि स्मॉल स्लिट से पास होती है, स्मॉल स्लिट से पास होती है और इसके ऊपर आकर के गिरती है। जब इसके ऊपर आकर के गिरेगी तो ये बताओ ये कहां से कहां जा रही है, तो बिल्कुल रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है। नॉर्मल ड्रॉ करो, जैसे ही नॉर्मल ड्रॉ करेंगे रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन कहां होगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल होगा। ठीक, टूवर्ड्स द नॉर्मल रिफ्रैक्शन हो गया। तो जैसे ही टूवर्ड्स द नॉर्मल रिफ्रैक्शन होगा दूसरे सरफेस पर पहुंचेगी, तो दूसरे पर पहुंचेगी तो फिर से वही यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो यहां से लाइट चली, यहां पर पहली बार रिफ्रैक्शन हुआ, इधर चली गई, अब यहां दोबारा रिफ्रैक्शन होगा, तो बाहर एयर थी, अंदर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज म्यू मान लेते हैं, तो फिर से सराउंडिंग में एयर है, तो फिर डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो क्या होगा, अपने नॉर्मल से दूर हटेगी, अपने नॉर्मल से दूर हटेगी। तो इस तरह का कुछ होगा। देखो इसने पाथ चेंज कर दिया ना लाइट का, तो लाइट का पाथ चेंज करने की इसकी कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, अभी देखेंगे हम, या फिर इसको उस तरह से भी समझ सकते हैं जैसे हम लोगों ने डिस्पर्सिव नेचर या कन्वर्जिंग नेचर डिस्कस किया था। मतलब डिस्पर्जन हो रहा होगा तो वहां से देखेंगे इसमें डिस्पर्जन भी हो सकता है। ये लाइट को बेंड करता है, तो जो कन्वर्जिंग नेचर था, डाइवर्जिंग नेचर था लेंस के अंदर, वो भी इससे समझा जा सकता है। जैसे वहां पर प्रिज्म बनाकर एक्सप्लेन किया था, तो प्रिज्म की प्रॉपर्टी अब ठीक समझ में आ रही होगी कि मोनोक्रोमैटिक लाइट अगर किसी स्मॉल स्लिट से पास करती प्रिज्म पर गिरती है तो वो रिफ्रैक्ट होती है और टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है, उसके बाद दूसरी सरफेस पर जब पहुंचती तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है। तो जाना चाहिए था किसी और तरफ, चली गई किसी और तरफ, इसको इस तरफ जाना चाहिए था, तो इसका एक्चुअल पाथ था इधर नहीं गई तो इधर चली गई, ये इधर चली जाती है। तो जिस पाथ पर जाना चाहिए था उस पाथ पर ना जाकर जिस पाथ पर जाती तो यहां पर एक डेविएशन बनता है, डेविएशन बनता है। इसी को कहा जाता है डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्रिज्म। प्रिज्म कितना डेविएशन बना सकता है इसकी कैलकुलेशन भी हमें करना सीखना है। तो रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म कैसे होता है या प्रिज्म से रिफ्रैक्शन कैसे करवाया जाता है, ये पूरा प्रोसेस होता है। अभी इसके अंदर कोई टर्म इन्वॉल्व नहीं हुआ है, ध्यान रखना। यहां पर ये प्रिंसिपल सेक्शन दिखाया गया है तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म को कैपिटल ए से डिनोट किया जाएगा। ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका म्यू दिया गया, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, एयर है। ठीक है, और देखो इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है लेकिन यहां से क्वेश्चन काफी पूछे जाता है।
देखो पहला है एंगल ऑफ प्रिज्म या फिर रिफ्रैक्टिंग एंगल क्या होता है, तो एंगल बिटवीन द फेसेस ऑन विच लाइट इज इंसिडेंट एंड फ्रॉम विच इट इज इमर्जेस। ठीक है, इसका मतलब यहां पर देखो, यहां पर जो लाइट आकर गिरती है इसको कहते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे बोला जाता है। ठीक है, और ये जो लाइट रे है इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे बोला जाता है इसे। और ये बाहर जो जाती है इसे बोलते हैं इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे बाहर निकलती हुई रे है। ठीक है, ये अंदर रिफ्रैक्ट हो रही है, ये इंसिडेंट हो रही है, वो इमर्जेंट रे है। ठीक है, आओ यहां से देखते हैं। तो पहला है कि एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, तो वो एंगल जिस पर दोनों के दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस इंक्लाइंड होती हैं, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म और रिफ्रैक्टिंग एंगल। याद रहेगा? ठीक है, ऐसे नोट करते हैं। यहां पर एक बढ़िया सा फिगर बनाया गया, इसमें सारी चीजें हैं, कुछ बनाने की नीड नहीं है, पहले से डिजाइन किया है। आओ समझते हैं एक एक करके सारी बातों को। सबसे पहले बताना, लाइट इस तरह से जा रही थी, मोनोक्रोमेटिक लाइट है, हमेशा ध्यान रखना। जब तक हम डिस्पर्जन नहीं कराएंगे तब तक मोनोक्रोमेटिक लाइट ही भेजनी पड़ेगी, नहीं तो ये अलग अलग स्प्लिट हो जाएगी। तो ये है मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक है, तो ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है जो इस प्रिज्म पर आकर के गिरती है। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट जब इस प्रिज्म पर आकर के गिरेगी तो बाहर मान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दैट इज म्यू एस, एस का मतलब सराउंडिंग, और यहां पर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑलरेडी दिया गया है। ठीक, तो ये म्यू एस है, ये म्यू दिया गया है, और यहां पर हम जानते हैं कि जो म्यू है वो ज्यादा है किससे, म्यू एस से। मतलब जो अंदर मीडियम है वो डेंसर मीडियम, बाहर वाला जो मीडियम है वो रेयरर मीडियम है। ठीक है, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ले सकते हैं फॉर एयर, लेकिन अगर इसको हम डिप करवा देते हैं किसी लिक्विड के अंदर तो उससे भी पूछा जाए तो फार्मूला हम लेकर के चलेंगे, बाद में उसकी वैल्यू 1 रख लेंगे, लगाना पड़े तो इजी हो। ठीक, समझो। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट यहां पर आकर के इंसिडेंट होती, अब ये रेयरर से डेंसर में जा रहे हैं, तो रेयरर से डेंसर में जाएंगे तो जाना चाहिए था इस पाथ पर, ये डेविएट होकर इस पाथ पर चली जाती है। तो यहां पर फिगर में देखो PQ जो है इंसिडेंट रे है, QR जो है वो रिफ्रैक्टेड रे है। अब जब पॉइंट R पर पहुंचेगी, मतलब इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस AC पर जब ये पहुंचेगी तो यहां पर ये डेंसर से रेयरर में जाएगी, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। तो इसको जाना चाहिए था सीधे, लेकिन अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंडिंग होगी। तो इस तरह से रिफ्रैक्शन करवाया जा सकता है, जिसके बारे में भी यहां बात की गई। अब जो टर्म इसके अंदर लिखे उनके बारे में आओ पढ़ो। टर्म क्या लिखे गए हैं, सबसे पहले बताओ, यहां से देख के, यहां पर ये लिखा है A, जिसको हम कहेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म, ये है एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म दिया गया है, इसमें हमें निकालना है कि डिविएशन क्या होता है। तो देखो सबसे पहले लाइट जा रही थी इस रास्ते पर, अब जा रही है इस रास्ते पर, लाइट ने अपना पाथ चेंज किया ना, तो लाइट ने अपना पाथ चेंज किया, कैसे चेंज किया, तो लाइट इधर जा रही थी इधर चली गई, तो ये पूरा का पूरा पाथ है जिसको डेल लिखा गया है यहां पर, ये है इसमें डेविएशन। और इस डेविएशन को कैसे निकाला जा सकता है, तो इस डेविएशन को ऐसे समझते हैं। पहले यहां से देखो, यहां पर ये डेल है, ठीक है, और अगर ये डेल दिया गया है तो हम यहां पर डेल 1 और डेल 2 की वैल्यू बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे, अगर यहां से देखा जाए तो हम लिख सकते हैं आई की जो वैल्यू निकल के आएगी उसे लिखा जा सकता है डेल 1 प्लस R1, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। ये वाली लाइट इधर जा रही, ये इधर जा रही, तो ये पूरा का पूरा एंगल इस एंगल के बराबर होगा, तो आई की वैल्यू डेल 1 प्लस R1 होगी। तो यहां से अगर हम वैल्यू निकाल लेते हैं डेल 1 की, तो डेल 1 की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, आई माइनस R1 लिखी जा सकती है, हमारे पास रिजल्ट आएगा। ठीक है, दोबारा से देखो, इस डेल 2 को क्या लिखा जा सकता है, तो डेल 2 प्लस R2 ई के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल 2, या ऐसे लिख दो, ई की जो वैल्यू होगी वो डेल 2 प्लस R2 के बराबर आएगी, इंप्लाइज दैट लगा के यहां से डेल 2 की वैल्यू बोलो तो ये आ जाएगा ई माइनस R2, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो, डेल 1 डेल 2 मिल गए। इस वाले फिगर में देखना, यहां पर एक ट्रायंगल दिया गया है MQR में, MQR में देखो दोनों के दोनों ये अंदर के साइड के एंगल है, तो दोनों के एंगल का जो सम होगा बाहर वाले एंगल के बराबर होता है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पड़ी होगी। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जो डेल निकल के आने वाला है दैट विल बी डेल 1 प्लस डेल 2, या अलग अलग डेविएशन निकाल लो, कोई नीड नहीं है ऐसे हम कैलकुलेशन करें। डेविएशन अभी निकालेंगे बहुत खराब आएगा, लेकिन उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है देखेंगे अभी। तो डेल 1 प्लस डेल 2 हो गया, यहां से क्या करो, डेल 1 की वैल्यू बोलो तो वो है आई माइनस R1 प्लस
यहां हो जाएगा E माइनस R2। अगेन यहां से देखो डेल निकल के आ गया I प्लस E, और ये माइनस लगा के यहां लिख सकते हैं R1 प्लस R2। इसे इक्वेशन फर्स्ट लिख देते हैं। अब दोबारा से देखना, इसको हम एंगल ऑफ प्रिज्म के साथ रिलेट करना चाहते हैं, तो कैसे रिलेट कर सकते हैं, ध्यान दो। यहां से बताना, ये नॉर्मल ड्रॉ किया ना हमने, तो अगर नॉर्मल ड्रॉ किया गया, ये R1 एंगल है, तो इधर जो एंगल बचा रह जाएगा ये वाला एंगल, फिर से रिपीट करते हैं, ये जो एंगल बचा रह जाएगा इसको 90 माइनस R1 लिख सकते हैं, लिख लो 90 माइनस R1 प्लस इधर जो एंगल बचा रह जाएगा उसे क्या लिखा जा सकता है, तो इसे लिख सकते हैं 90 माइनस R2। ठीक है, तो दोनों अंदर के एंगल लिख लिए, साथ में ये एंगल लिखा जाएगा, तो ए हो जाएगा, और तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180, क्योंकि ट्राइंगल के सभी एंगल का सम 180 होता है। 90 90 180 कैंसिल हो गए, तो यहां से देखो ए की वैल्यू निकल के आ गई, दैट विल बी R1 प्लस R2। इजी है, निकाल सकते हैं। तो यहां से ए की वैल्यू निकल आई, यहां पर डेल निकल आया, तो ओवरऑल हमारे पास डेल का जो फार्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा I प्लस E, और यहां पर लिखा जाएगा माइनस R1 प्लस R2। तो इसको हम डायरेक्ट यहां से लिख देते हैं, ए के बराबर होगा। जब कभी भी हमें डेल निकालना होगा तो इस फार्मूले को हम यूज किया करेंगे। ठीक है, पहले इक्वेशन से दूसरा ये फार्मूला निकल के आया। अब यहां से एक रिजल्ट और है कि हम यहां से ए की वैल्यू निकाल ली है, डेल की वैल्यू निकाल लिया। इस डेल की वैल्यू में आई तो पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये ई क्या है, तो इसको कहा जाता है एंगल ऑफ इमरजेंस। एंगल ऑफ इमरजेंस, बाहर निकलते टाइम जो रे एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ, उसे कहते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। ई से डिनोट करते हैं। बाकी सारी चीजें क्लियर होंगी। डेल वन देखो, डेल वन क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डेविएशन आ रहा है, और डेल टू क्या है, तो डेल टू भी देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डेविएशन आ रहा है, दोनों को ऐड कर दिया गया, नेट डेविएशन मिल गया। नेट डेविएशन का फार्मूला निकल के आया है, डेल इज इक्वल टू में आई प्लस ई माइनस ए, इसको याद रखना है अभी के लिए, और दूसरा ये आया, इसको याद रखना है, बाकी अभी कुछ याद नहीं रखना। आओ इसके बारे में और बात करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट यहां डिस्कस करते हैं, दैट इज कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस। लाइट बाहर ना निकले, इसकी कंडीशन क्या हो सकती है। तो लाइट बाहर ना निकले इसकी कंडीशन के लिए देखो यहां पर लगाते हैं। सबसे पहले यहां पर जो लिखा गया है ये R2, यही होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस सेकंड सरफेस के लिए, बिल्कुल। तो इसकी वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए ये बताओ। तो इसकी वैल्यू को हम यहां से ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हम स्नेल्स लॉ लिखें, दो बार स्नेल्स लॉ लिख लेते हैं, 1 साइन आई इज इक्वल टू में म्यू साइन R1, ऐसा लिख देना है। ठीक है, दूसरी बार लिखेंगे तो लिखेंगे म्यू साइन R2 इज इक्वल टू में 1 साइन E लिखा जाएगा, E। और इस लाइट को हम बाहर नहीं जाने देना चाहते हैं, बाहर नहीं जाने देना चाहते हैं, तो बाहर तो तभी भी नहीं जाएगी। यहां पर बस ये याद रखना है कि जो R2 है वो थीटा सी से बड़ा हो जाए। और एक हमारे पास फार्मूला भी निकल के आया है, R1 प्लस R2, ये फार्मूला निकल के आया है, यहां से देख लो। अभी ये फार्मूला निकाला, R1 प्लस R2 की वैल्यू ए के बराबर, डेल की वैल्यू आई प्लस सी माइनस ए के बराबर। तो यहां से ए की वैल्यू निकाल लिया, और यहां से देखो अब हमें ये वैल्यू निकालनी कि जो ये R1 है हमारे पास, R1, ये R1 यहां का R1 है ना, इस I के साथ हम इसे रिलेट करना चाहें तो कैसे रिलेट कर सकते हैं, देखो
R2 जो निकल के आएगा वो कैसा होना चाहिए, वो तो निकल के आएगा बड़ा होना चाहिए किससे, C से। क्यों? क्योंकि यहां पर हम फेस AC पर क्या करवाना चाहते हैं, TIR, किस सरफेस पर TIR हो। TIR होगा तो लाइट बाहर नहीं जाएगी फिर, ठीक है, सही है। अब यहां से देखो इस फार्मूले को देखना, मतलब ये इक्वेशन फर्स्ट है तो यहां लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अगर पहली इक्वेशन की बात करें तो ध्यान से ही बताना, हमें वैल्यू चाहिए R1 की वैल्यू चाहिए, और यहां से अगर हम वैल्यू निकाल लेते हैं, देखो R2 की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, तो A माइनस R1 लिखी जा सकती है, और ये ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, C के, ऐसा लिख सकते हैं इस फार्मूले से। देखो यहां पर देखो A माइनस R1 की वैल्यू, A है पूरा का पूरा एंगल, उसमें ये R1 है, R1 को माइनस कर रहे हैं। R1 की वैल्यू को हम यहां से अगर मैक्सिमाइज करते हैं तो कैसा होगा, तो अगर यहां से हम मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं कि जो I होगा वो लगभग में 90 डिग्री हो सकता है, क्योंकि वो मैक्सिमम वैल्यू 90 से ज्यादा नहीं ले सकता I। तो I अगर 90 होगा तो इस केस में हम लिख सकते हैं कि जो R1 होगा वो किसके बराबर होगा, C के बराबर होगा, क्योंकि यहां पर भी वही कंडीशन लगने वाली है। तो ये C हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास ये रिजल्ट निकल के आया कि ये जो A की वैल्यू है वो R1 प्लस R2 निकल के आई है, और R1 खुद C के बराबर हो रहा। तो हम यहां पर ऐसा नहीं कह सकते कि जो 2R1 निकल के आएगा, या कह सकते जो A निकल के आने वाला है वो ग्रेटर देन हो जाएगा 2R2 के। एक बार चेक करके देखो, यही समझ में आएगा, चेक करो। यहां पर यह R2 लिखा है ना, R2 ग्रेटर देन C लिखा गया है, इसी को हम रिलेट कर सकते हैं साइन C के साथ, और म्यू को यहां से रिलेट किया जा सकता है, या यहां से रिलेट करना चाहो तो म्यू को यहां से भी रिलेट कर सकते हो। ये वैल्यू जस्ट 90 डिग्री से थोड़ी ज्यादा होगी तो अप्रोक्सीमेट इसे 90 डिग्री ले सकते हैं। R2 हमारे पास लगभग में क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा, तो यहां से म्यू को रिलेट करना हो तो कर सकते हो। बेसिकली जब A की वैल्यू ग्रेटर देन 2R2 निकल के आ जाती है, यहां से जब ये वैल्यू निकल के आ जाती है 2R2 के बराबर, ये वाली वैल्यू A की, तब यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा सेकंड सरफेस पर, और यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और ये R वाले पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर दोबारा से प्रिज्म में चली जाएगी। तो ये कंडीशन हो जाती है कि अगर हमें नो इमरजेंस की कंडीशन बतानी तो ये कंडीशन बता सकते हैं। इसको और लगा के ऐसा भी तो लिख सकते हो, ये R2 लगभग में C के बराबर, तो हम ये कह सकते हैं A यहां पर 2C के बराबर आ जाएगा, ऐसा, जहां C की वैल्यू हम जानते हैं क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई में, ये है। इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि R2 की वैल्यू देखो लगभग में C के बराबर ही होने वाली, उससे थोड़ी ज्यादा होगी तो आ जाएगा, तो उसको हम C लिख सकते हैं। एक और कंडीशन होती, कंडीशन ऑफ ग्रेजिंग इमरजेंस। ग्रेजिंग इमरजेंस मतलब लाइट इसके पैरेलल जाए, पैरेलल जाने का मतलब है इससे लगी हुई लाइट चली जाए, E की वैल्यू 90 डिग्री है। तो पहले सरफेस पर अगर लिखेंगे स्नेल्स लॉ तो क्या लिख सकते हैं, 1 साइन I इज इक्वल टू में म्यू साइन, यहां पर क्या लिखा जा सकता है, R1। दूसरा लिखें तो क्या लिख सकते हैं, म्यू साइन R2, और R2 कब होगा, R2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो वहां पर 90 एंगल बना तो सीधे सीधे C के बराबर हो जाएगी। तो म्यू साइन C इज इक्वल टू में क्या लिखा जा सकता है, यहां पर देखो 1 साइन 90 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। देखो यहां पर पहले स्नेल्स लॉ लगाया, दोबारा स्नेल्स लॉ वहां पर लगा दिया, तो इस तरह से हम इसे रिलेट कर सकते हैं। अगर हम इसे R2 के टर्म में लिखना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं, साइन म्यू साइन R2 इज इक्वल टू में हो जाएगा 1 साइन 90, सही है। अब अगर हम यहां से वैल्यू लिख देते हैं A की, तो A की वैल्यू क्या लिखी जाती है, R1 प्लस R2, ये हो जाएगी A की वैल्यू। A की वैल्यू मिल गई, हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। अगर हम यहां से रिलेट करते हैं इस इक्वेशन को, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती, तो यहां से देखो साइन R2 कितना आ गया, साइन R2 निकल के आ जाएगा 1 बाई म्यू, साइन 1 बाई म्यू निकल के आएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन C लिख सकते हो। तो R2 की वैल्यू देखो किसके बराबर आ गई, वो C के बराबर निकल के आएगी। तो कंडीशन जो यहां पर बन रही है, सिमिलर कंडीशन उसी के सिमिलर यहां पर भी बनेंगी, लेकिन अगर ये सारी वैल्यू यहां पर पुट कर दी जाए इक्वेशन फर्स्ट में, तो लिख लो यहां से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अगर इक्वेशन फर्स्ट में ये सारी वैल्यू पुट कर दो तो क्या बनेगा, यहां से साइन I इज इक्वल टू में बन जाएगा म्यू, यहां पर बन जाएगा साइन R1,
R1 की वैल्यू निकालोगे तो a माइनस R2 और R2 को क्या लिख सकते हैं c। तो यहां से हमारे पास जो I की वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी साइन इनवर्स ऑफ, साइन इनवर्स बन जाएगा और यहां पर लिखेंगे म्यू, ठीक है लिख दो, इसको खोल दो तो लिख सकते हैं साइन a कॉस c माइनस, इसे क्या लिखा जा सकता है दोबारा से, तो यहां पर लिखोगे म्यू, यहां पर बन जाएगा कॉस a साइन c बनेगा, ऐसा बनेगा। ध्यान से यहां से देखो म्यू साइन c को क्या लिखा जा सकता है, वो तो 1 के बराबर है, तो म्यू साइन c को हम 1 लिख लेंगे तो I क्या बनेगा, इधर आओ, I इज इक्वल टू में साइन इनवर्स ऑफ म्यू, या साइन a है, यहां पर दिया गया है साइन a, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लिखा रहने दो, और यहां पर cos c लिखा गया है, cos c को क्या लिखा जा सकता है, म्यू लिखा रहने दो, अच्छा ठीक है। यहां पर हम लिख देते हैं साइन a, ये cos c ठीक नहीं लग रहा तो इसकी जगह पर लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर c, तो साइन स्क्वायर c लिखोगे तो 1 बाई म्यू स्क्वायर हो जाएगा यहां, और माइनस म्यू साइन c को 1 लिखा जा सकता है, तो फाइनली यहां पर बन जाएगा ये cos a। चलो यहां एक म्यू से एक म्यू कैंसिल होने वाला है, तो I की वैल्यू निकल के आ जाएगी साइन इनवर्स, ये बन जाएगा म्यू, तो म्यू हो गया कैंसिल, यहां पर लिखा जा सकता है म्यू स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट, और बाहर क्या आ जाएगा साइन a, और इनटू में माइनस से क्या लिखा जा सकता है cos a। तो ये है कंडीशन फॉर ग्रेजिंग इमर्जेंस, अगर लाइट इस सरफेस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के पैरेलल चली जाए तो उसके लिए ये कंडीशन है, बाहर ही ना निकले तो उसके लिए a की वैल्यू 2c से ज्यादा होनी चाहिए। और अगला होता है कंडीशन ऑफ मैक्सिमम डेविएशन, जो डेविएशन अभी आ रहे थे उनकी वैल्यू मैक्सिमम कब हो सकती है, तो देखो कब मैक्सिमम हो सकती है। सबसे पहले डेल का जो फार्मूला निकाला वो बताओ, तो डेल इज इक्वल टू लिखा गया था I प्लस ई माइनस ए, और दूसरा लिखा गया था a इज इक्वल टू में R1 प्लस R2, ये दूसरी इक्वेशन है, बाकी चीजें यही करते हैं। मैक्सिमम डेविएशन कब आ सकता है, तो मैक्सिमम डेविएशन जैसे मान लो यहां इसके अलाउंग लाओ, फिर एंगल बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, अगर एंगल की वैल्यू देखो 90 डिग्री कर दी जाएगी तो लाइट के जाने का पाथ ये है, लाइट जा रही इस तरफ, पूरा का पूरा एंगल जो बनेगा यहां वही एंगल ऑफ डेविएशन होगा। तो फॉर मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 90 डिग्री, 90 डिग्री रखेंगे हम, तो यहां पर लिख सकते हैं फॉर मैक्सिमम डेविएशन क्या होगा, I की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 90 डिग्री के। तो अगर 90 डिग्री होगा तो यहां पर लगा सकते हैं ना फॉर्मूला, 1 साइन 90 इज इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं, म्यू साइन R1, ठीक है 1 ये हो गया, तो यहां पर बन जाएगा साइन R1 इज इक्वल टू 1 बाई म्यू। चलो ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरी सरफेस पर चलो स्नेल्स लॉ लगाते हैं। तो दूसरी सरफेस पर स्नेल्स लॉ लगाओगे तो यहां पर लिखोगे म्यू साइन R2 इज इक्वल टू में 1 साइन E लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलो यहां से देखते हैं कि अगर हम ये वैल्यू निकाल लेते हैं साइन E, तो यह E की निकालो सीधे सीधे, E की वैल्यू मिल जाएगी साइन इनवर्स ऑफ म्यू साइन R2। R2 को क्या लिखा जा सकता है, a माइनस R1 लिख सकते हो, a माइनस R1 लिख सकते हो ऐसा। तो यहां E की वैल्यू आई, E इज इक्वल टू में बन जाएगा साइन इनवर्स, ये बन जाएगा म्यू साइन, यहां बनेगा a माइनस R1, रुको ये बन जाएगा म्यू साइन a माइनस R1। R1 कितना दिया गया है, तो R1 की वैल्यू यहां से देखो क्या निकल के आएगी, साइन इनवर्स 1 बाई म्यू बन जाएगा। ये हमारे पास E की वैल्यू आ जाएगी, I हमारे पास दिया ही गया है, तो उस केस में जो एंगल ऑफ डेविएशन बनेगा डेल मैक्स, वो क्या लिखा जा सकता है बोलो, तो डेल मैक्स हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू में I प्लस E, तो I तो हमारे पास 1 ही हो, 90 हो गया, तो 90 डिग्री प्लस E निकल के आया है साइन इनवर्स ऑफ म्यू साइन A माइनस है ये A माइनस, यहां लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1 बाई म्यू, ठीक है ये ऐसा लिख सकते हैं।
और साथ में क्या लिखा जाएगा, माइनस ए लिखा जाएगा, ये हो जाएगा डेल मैक्स की वैल्यू। इजी कॉन्सेप्ट है, बस रिलेट करके देख लेना है कैसे निकाला जा सकता है। इनकी कंडीशन देखनी है, जो फार्मूले निकल के आ रहे हैं उन्हें याद नहीं रखना है, ठीक है। अगली कंडीशन हो सकती है कंडीशन ऑफ मिनिमम डिविएशन। मिनिमम डिविएशन की कंडीशन क्या है, तो इसके लिए डिविएशन निकाल लेते हैं, फिर उसको मिनिमाइज करते हैं। देखो क्या आएगा, तो सबसे पहले हम यहां से लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 1 साइन आई इज इक्वल टू में क्या लिखा जा सकता है, म्यू साइन R1। तो यहां से देख के बताओ साइन R1 की वैल्यू या सीधे सीधे R1 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, ये आ जाएगी साइन इनवर्स, हाँ बोलो, तो ये लिखा जाएगा साइन आई, ठीक है, और डिवाइडेड बाय में क्या लिख सकते हैं, म्यू। तो हमारे पास ये वैल्यू किसकी आ गई, R1 की। दूसरी सरफेस पर चलो, ये फर्स्ट सरफेस पर था, सेकंड सरफेस पर स्नेल्स लॉ लगाओ, तो यहां लिखोगे म्यू साइन R2 इज इक्वल टू में 1 साइन ई, सही है। तो ई की वैल्यू क्या लिखोगे यहां से, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स बन गया। यहां पर बन जाएगा म्यू साइन R2, और R2 को क्या लिखा जा सकता है, तो a माइनस R1 लिख सकते हैं, ठीक है। यहां पर लिखना होगा तो लिख देना कि a की जो वैल्यू होती है वो R1 प्लस R2 के बराबर लिखी जाती है, ठीक है। तो अब हमारे पास e की वैल्यू निकल आई और यहां पर R1 है, तो e जो निकल के आएगा वो कितना लिखा जा सकता है, साइन इनवर्स ऑफ म्यू, और यहां पर बन जाएगा साइन, और इसे लिख सकते हैं a माइनस, तो इसको ऐसे लिख दो, बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, म्यू साइन a माइनस R1, R1 निकल के आया है साइन, रुको, ये है म्यू साइन a माइनस R1 की वैल्यू निकल के आई है साइन इनवर्स साइन e मतलब i डिवाइडेड बाय में निकल के आया है म्यू, ये हमारे पास निकल के आ जाएगा। और फाइनली साइन इनवर्स, फिर से चेक कर लेते हैं, साइन इनवर्स म्यू, ये पूरा का पूरा रहेगा, ये भी ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट्स निकल के आ जाएंगे। ई का रिजल्ट आया ये। अब ये ई का रिजल्ट आया तो डेल क्या होता है, तो डेल होता है आई प्लस ई माइनस ए, तो आई तो आई है प्लस ई, तो ई यहां पर लिखा गया, लिख दो साइन इनवर्स, ये बन जाएगा म्यू साइन, ये बन जाएगा ए माइनस, यहां पर लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन आई डिवाइडेड बाय में म्यू, ठीक है। और फाइनली यहां पर डिब्बा बंद हो गया, तो आई प्लस ई माइनस ए बन जाएगा, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन लिखना चाहो या लिख दो, ये मान लेते हैं हमारे पास एक इक्वेशन मिल गई, ठीक है। ये हो गया एंगल ऑफ डेविएशन का फार्मूला। देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड है, इसे याद भी रखना कॉम्प्लिकेटेड है, और इसको हम डिफरेंशिएट करके मिनिमाइज कर लें ये भी कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब हम इसमें एओडी का कॉन्सेप्ट लगा करके डिफरेंशिएट करके जीरो पुट करके मिनिमाइज कर लें, तो ये देखो कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन बन गया, इसको मिनिमाइज करना भी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर ऐसा है तो क्या हम मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमारे पास, या फिर इसी को आओ देखते हैं, इस मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए जो कंडीशन उसे बना देते हैं, समझ लेते हैं, फिर बाद में अभी क्वेश्चन कैसे लगाया जाता है वो देखते हैं। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकाला जाता है, तो उसके लिए जो ग्राफ बनता है कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। ये क्या बन रहा है, कुछ ऐसा ग्राफ बनता है इसके लिए, और ये ग्राफ अगर हम यहां से ठीक करें तो ये ऐसा आएगा, ठीक है। और ये यहां पर ऐसा कुछ बनेगा, ये यहां पर कुछ ऐसा बनेगा, ये यहां पर ऐसा बन गया,
ये ऐसा बन गया यहां पर, देखते जाना इसे। ये ग्राफ जो हम डिजाइन कर रहे हैं, इस इक्वेशन को देखकर बिल्कुल भी डिजाइन नहीं कर रहे हैं। ये कोई इक्वेशन ऐसी नहीं कि ये पैराबोला होगा, ऐसा होगा, ऐसा, ये पैराबोला नहीं है। ये डिफरेंट टाइप का कर्व है जिसमें डेल को इधर प्लॉट किया जा रहा है और एंगल ऑफ इंसिडेंस को इधर प्लॉट कर रहे हैं। तो इसको जब स्टडी किया गया तो पता चला कि मान लो यहां पर I1 की वैल्यू हमारे पास I है और यहां पर जो E की वैल्यू है या I2 की वैल्यू है वो किसके बराबर है, E के बराबर है। ठीक है, तो यही अगर हम यहां पर बदल दें, इनको इधर बदल दें, इसको इधर बदल दें, तो भी सम डेल की वैल्यू सेम निकल के आती है। तो ये डेल 1 हो गया मान लेते हैं हमारे पास। और यहां पर देखो ये ग्राफ सबसे नीचे, तो यहां पर जो डेल होता है वो डेल मिनिमम होता है, एम मिनिमम है यहां पर। और अगर डेल मिनिमम होगा, लिख देते हैं पूरा, डेल मिनिमम होगा तो उस केस में यहां पर क्या है, तो यहां पर देखो सिर्फ सिंगल है, मतलब I1 और I2 मतलब E और I की वैल्यू सिंगल सिंगल वैल्यू है, तो केवल एक ही वैल्यू पॉसिबल है। एक वैल्यू पॉसिबल का मतलब यहां पर जो I है वो किसके बराबर हो गया, E के बराबर हो गया। इस ग्राफ से पता चल रहा है, एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है ये। तो I की वैल्यू के बराबर हो जाएगी। तो यहां पर जो भी इक्वेशन लिखी थी कि म्यू ये ऐसे 1 साइन I इज इक्वल टू में म्यू साइन R1 लिखा गया था, और दूसरी इक्वेशन लिखी गई थी म्यू साइन R2, और एक इसके बराबर था 1 साइन E के बराबर था। अब एक बात बताओ, यहां पर E की वैल्यू I के बराबर हो चुकी है, तो क्या ये वाला पूरा टर्म इसके बराबर नहीं हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। तो अगर इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यहां से R1 की वैल्यू किसके बराबर आएगी, I2 के बराबर आएगी। तो यहां पर लिखना चाहो सारी की सारी कंडीशन लिख लो। फॉर मिनिमम डेविएशन निकालना हो तो उसके लिए क्या होगा, I की जो वैल्यू होती है वो E के बराबर हो जाती है, R1 अपने आप ही R2 के बराबर हो जाता है। तो R1 R2 के बराबर हो जाएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगेन R/2 मतलब A/2 के बराबर लिख सकते हैं। A होता है दोनों का सम, तो दोनों जब बराबर हो गए तो A/2 निकल के आएगा, और साथ में यहां से जो डेल होता है वो डेल मिनिमम के बराबर हो जाता है। अब आओ स्नेल्स लॉ लगाते हैं। तो अगर स्नेल्स लॉ लगाओगे तो लिखोगे म्यू मतलब 1 साइन, पहले सरफेस पर लगा रहे हैं तो 1 साइन I इज इक्वल टू में लिखा जाएगा म्यू साइन R। जनरल R लिख लेते हैं कोई, या R1 लिख लो। तो म्यू तो ठीक है, 1 ठीक है, यहां पर बन जाएगा साइन I पता नहीं क्या है, I की वैल्यू E के बराबर हो गई है। तो डेल का एक्सप्रेशन हमारे पास क्या लिखा जाता है, डेल इज इक्वल टू लिखते हैं I प्लस E माइनस A। तो I की वैल्यू के बराबर कर दो तो इसे I लिख देते हैं और इसे भी I लिख देते हैं, माइनस A कर देते हैं। तो इंप्लाइज दैट लगा के देखो यहां से I की वैल्यू क्या आएगी, डेल M मिनिमम हो जाएगा प्लस A डिवाइडेड बाई में 2 निकल के आएगा। तो यहां हो गया साइन डेल मिनिमम प्लस A डिवाइडेड बाई में 2, M का मतलब मैक्सिमम बिल्कुल नहीं है, यहां पर म्यू बन जाएगा। और यहां क्या लिख सकते हैं, साइन R1 का मतलब A/2 या R2 होता तो भी A/2। तो यहां से देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म कुछ बना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन के केस में क्या बनेगा, तो वो लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू में यहां लिखा जाएगा साइन डेल M प्लस A डिवाइडेड बाई 2, और यहां क्या लिख सकते हैं, साइन A/2। ये हमारे पास फार्मूला आता है। बोर्ड में इस फार्मूले के ऊपर खूब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। निकल के कैसे रिजल्ट आता वो तो पता चल गया, जब एंगल ऑफ इमर्जेंस की वैल्यू, एंगल ऑफ इमर्जेंस जो राइट साइड में बन रहा था, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू जब बराबर हो जाती हैं, मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है उस पर हम जो डेविएशन निकालते हैं वो मिनिमम होता है। मिनिमम डेविएशन के केस में ये म्यू इतना लिखा जाता है, इसे प्रिज्म फार्मूला भी बोलते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। मिनिमम डेविएशन का ये जो फार्मूला निकल के आया था हमारे पास, ये वाला फार्मूला, इस फार्मूले को हम डिफरेंशिएट करके सॉल्व नहीं कर पाए। तो डिफरेंशिएट करके अगर सॉल्व नहीं कर पाए तो इसको हम लोगों ने क्या किया, प्रैक्टिकली अलग अलग एंगल लेकर के ग्राफ बनाया, और उस ग्राफ से हम लोगों ने निकाल लिया कि कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन क्या हो सकती है। आगे आओ देखते हैं। टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म क्या होता है। टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म का मतलब होता है कि एक सरफेस पर अगर लाइट एंटर करती है दूसरे सरफेस से पूरी तरह से पास कर जाए। कैसे, जो भी हम लोगों ने एग्जांपल लिया था बेसिकली वो टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म ही था।
ये देखो ऐसा मान लेते हैं लाइट इधर से आती है, नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है यहां पर पहली सरफेस के ऊपर 90 डिग्री पर, और यहां पर हो रहा है ऐसा इंसिडेंस, ऐसा कुछ। यहां से लाइट आई इधर, यहां पर गिरी और इधर चली गई। यहां पर बेसिकली जब भी कभी ऐसा होता है, जो एंगल्स होते हैं कुछ अप्रोक्सीमेट लगभग में ये तो 90 डिग्री होता ही है, ये 45 लिया जाता है और ये 45 लिया जाता है, तो वो 45 तो अपने आप ही हो जाएगा, 90 है तो 45 होगा। यहां पर अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें, देखो यहां नॉर्मल ड्रॉ करें, ये नॉर्मल बनेगा, तो ये नॉर्मल कितना एंगल बनाएगा, ये 45 एंगल बनाएगा, 45 एंगल बनाएगा। और अगर हम बात करते हैं कि जो C लिखा जाता है, तो वो लिखोगे साइन इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाई में क्या लिख सकते हैं, म्यू। तो म्यू अगर हम मान लेते हैं ग्लास प्रिज्म है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1.5 होता है, तो 1.5 लिखोगे तो इसे लिख सकते हैं, ये C की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, लगभग में 42 डिग्री निकल के आती है। तो लगभग में C की वैल्यू 42 डिग्री निकल के आएगी। यहां पर देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस सेकंड सरफेस के लिए कितना बन रहा है, तो वो बन रहा है 45 डिग्री। इसका मतलब ये जो एंगल है, ये एंगल है वो ग्रेटर देन C है, और ग्रेटर देन C एंगल होता है तो यहां पर क्या होगा, TIR होगा। तो टोटल लाइट जो होगी वो रिफ्लेक्ट होगी, इसी को कहा जाता है टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। एक होता है इरेक्टिंग प्रिज्म। इरेक्टिंग प्रिज्म का क्या मतलब है, देखो ये कैसे काम करता है, ये ऐसा है, मान लेते हैं कि यहां पर एक कोई ऑब्जेक्ट जो उल्टा रखी है, ऐसे उल्टा एक ऑब्जेक्ट रखी गई यहां से, ठीक है, यहां से लाइट चल रही है, यहां से लाइट चल रही कुछ इस तरह से, यहां से लाइट चल रही कुछ इस तरह से, ठीक है। अब आगे सुनना, ये रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। अब यहां से ये चलेगी इधर की तरफ, ये चलेगी इधर की तरफ, और वापस से इधर की तरफ जाएगी, और वापस से इधर की तरफ जाएगी। कुछ ध्यान दिया हो तो देखो, जिसमें एरो नीचे की तरफ था, तो एरो नीचे कहां था, ये इधर था, ये देखो ये वाली लाइट रह गई है। हम अगर इसको नाम दे देते हैं A और इसको नाम दे देते हैं B, तो B से जो लाइट रे चली है इधर से गई इधर, फिर इधर से इधर गई, वापसी इधर से इधर गई। इसका मतलब अब जो यहां पर बनने वाला है ये कैसा बनेगा, इस तरह से कुछ बनने वाला है। तो कुछ ऐसा हमारे पास लाइट यहां पर ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने वाली है, यहां पर कुछ इस तरह से होगा, कुछ इस तरह से होगा, तो इसे कहा जाता है इरेक्टिंग प्रिज्म। देखो इसने इन्वर्टेड, यहां पर क्या है, इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट है, और यहां पर इरेक्ट इमेज है, इरेक्ट इमेज है, तो इसकी इमेज को इरेक्ट कर रहा है, इसलिए हम इसे इरेक्टिंग प्रिज्म कह रहे हैं। कैसे काम करता है, देखो बिल्कुल सिंपल है, यहां से लाइट गई, इधर जाएंगी, बेंड होकर के वापस दोबारा जब बेंड होंगी तो उधर जब मिलेंगी तो इरेक्ट कर देंगी। तो टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म ये होता है, और ये होता है इरेक्टिंग प्रिज्म। क्वेश्चन है, आओ करते हैं, क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं टू आइडेंटिकल थिन आइसोसेलेस प्रिज्म A एंड refractive index mu are placed with their bases touching each other. This system can act as a crude converging lens. Converging lens जैसा बिहेव करता है। तो converging lens जैसा बिहेव कैसे करता है, लाइट अपने बेस की तरफ बेंड हो करता है ना प्रिज्म, तो एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। आओ देखते हैं, ये ऐसा कुछ, ये ऐसा होगा, कुछ ऐसा। इसकी टेंडेंसी क्या होगी, अगर लाइट मान लो यहां पर आती है, इधर यहां पर लाइट है, यहां पर लाइट है, ठीक है, और इसका हम डॉटेड लाइन यहां पर बना देते हैं, ऐसे कुछ खास नहीं, बस ऐसे बना दिया है। अब यहां पर लाइट ऐसे चलती है, एक मिनट,
ये लाइट यहां चलती कुछ इस तरह से, थोड़ा सा इधर, ठीक है। उसके बाद में बाहर निकलेगी तो नॉर्मल से दूर हटेगी, इधर जाकर के मिलने वाली है, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अब यहां से बताना क्या कह रहे हैं, द हाइट ऑफ इंसिडेंस एट एच, एच हाइट पर जाकर के इंसिडेंट होती है, एच हाइट पर जाकर के इंसिडेंट होती है। तो अगर एच हाइट पर इंसिडेंट होगी तो इसको देखो कैसे लिख सकते हैं। अगर हम डेविएशन प्रोड्यूस्ड लिखना चाहते हैं, यहां पर आओ, एक कंडीशन और लिखना चाहो तो लिख लो, या इसको हम यहां पर देख लेते हैं। अभी हमारे पास यहां पर है जगह, पहले उसके बाद उस क्वेश्चन को लगाते हैं। हमारे पास यहां पर एक प्रिज्म दिया गया है ऐसा, ये एक प्रिज्म दिया गया है जिसमें ये एंगल बहुत स्मॉल है, प्रिज्म एंगल इज वेरी स्मॉल, ए है। अगर यहां पर लाइट आकर के इंसिडेंट होती है, मान लेते हैं यहां से लाइट आकर के इस पर गिरी, ठीक है, उसके बाद इधर चली गई, वापसी फिर इधर चली गई, तो अगर हम यहां पर नॉर्मल बनाएंगे भी, ये नॉर्मल बहुत छोटे छोटे से एंगल बनने वाले हैं, ये देखो बहुत छोटे छोटे से एंगल बनेंगे, तो हम इसको I लिख लेते हैं, इसको R1 लिख लेते हैं, तो इधर वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा R2 और ये एंगल बन जाएगा E। तो यहां पर बहुत स्मॉल एंगल जब दिया गया होता है, तो अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएं तो फॉर ए स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म, प्रिज्म अगर बहुत छोटा हो, मतलब उसका एंगल स्मॉल बहुत छोटा हो, मतलब दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस बहुत पास पास में हो, बेस बहुत कम हो, तो उस केस में क्या लिख सकते हैं, जो ए होगा बहुत छोटा होगा, तो हम यहां पर I को लगभग साइन I या साइन I को लगभग I लिख सकते हैं, और साइन R को लगभग में क्या लिखा जा सकता है, तो इसको हम R लिख सकते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया गया है, तो यहां पर अगर हम लगाते हैं स्नेल्स लॉ, तो हमारे पास डेल तो वही आएगा I प्लस E माइनस ए, ठीक है। तो डेल इज इक्वल टू में I को क्या लिखा जा सकता है, स्नेल्स लॉ लगाओ तो लगाएंगे 1 साइन E, तो बन जाएगा I इज इक्वल टू में म्यू R1, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा म्यू R1, इसे लिख सकते हैं म्यू R2, और ये माइनस का लिखा जाएगा यहां पर A, लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है, सही है। और इस A को क्या लिखा जा सकता है, तो R1 प्लस R2 यहां पर अलग से लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा म्यू -1 इंटू में बन जाएगा R1, ठीक है। I प्लस E माइनस ए, इस वाले को दूसरे को लिखवाओ, लिख ही देते हैं पूरा, ये A है ही, दूसरे वाले को यहां से लिखेंगे तो लिख सकते हैं 1 मतलब म्यू इंटू में R2 इज इक्वल टू में लिखा जाएगा E, तो E की वैल्यू वही तो निकल के आई, म्यू इंटू R2 इज इक्वल टू E, तो म्यू हो जाएगा यहां पर, और इसको हम लिख सकते हैं R2 इज इक्वल टू या फिर माइनस A लिख सकते हैं। अब इसको हमें सॉल्व करना हो तो कैसे लिखा जा सकता है, म्यू कॉमन ले लें तो क्या इसे लिख सकते हैं R1 प्लस R2, हाँ लिख सकते हैं, माइनस A लिख सकते हैं। म्यू तो ठीक लग रहा है, R1 प्लस R2 ठीक नहीं लग रहा, तो वो तो A हो जाएगा माइनस A, तो इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा म्यू -1 इंटू में A। जब भी कभी स्मॉल प्रिज्म दिया गया हो तो उसके लिए एंगल ऑफ डेविएशन का फार्मूला ये यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ये फार्मूला यूज कर सकते तो जो क्वेश्चन लगा रहे थे आओ देखो उसे, इन्होंने कहा है कि ऑब्टेन द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास ये प्रिज्म लेंस दिया गया है, इधर लाइट आ रही है यहां जाके मिल रही है, इधर लाइट आ रही है यहां जाके मिल रही है, ऐसा हुआ ना। तो अगर हम इसको आगे बढ़ा दें तो बताओ इतने से तो डेविएशन आया ना, और ये डेविएशन कितना लिखा जा सकता है प्रिज्म में, स्मॉल प्रिज्म अगर होगा तो थिन कहा है नहीं, थिन आइसोसेलेस प्रिज्म, तो यहां से डेल की वैल्यू लिखी जा सकती है म्यू -1 इंटू में A लिख सकते हैं, लिख लो। अगर ये डेल होगा तो अंदर जो एंगल बनने वाला क्या ये डेल नहीं होगा, होगा, और यहां से यहां की हाइट इन्होंने क्या दे रखी, h दे रखी है, कुछ ऐसे ही तो बन रहा है लगभग। तो अगर ये h दिया गया और जहां पर ये मिलती हैं वहां पर क्या होता है, फोकस होता है, तो हम यहां से लिख नहीं सकते tan डेल को लगभग में किसके बराबर लिख सकते हैं, डेल के, और वो कितना लिखा जा सकता है, तो उसे लिख सकते हैं h डिवाइडेड बाई में, निकल के आ जाएगा यहां से वैल्यू
h डिवाइडेड बाय बेस हो जाएगा f, और इसी को सॉल्व करके कर दो म्यू माइनस 1 इंटू ए के बराबर में, और सॉल्व कर दो। कितना चाहिए इनको? हाइट ऑफ इंसिडेंस इज h, बताना क्या? ऑब्टेन द फोकल लेंथ। बोलो फोकल लेंथ क्या निकल के आएगी? h डिवाइडेड बाय में म्यू माइनस 1 इंटू में a बन जाएगा, ये हो जाएगी फोकल लेंथ। इजी है, निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन दिया गया, इसको पढ़ो। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एन आइसोसेलेस प्रिज्म ऑफ एंगल 120 डिग्री, ठीक है, देखना ध्यान से। अगर 120 डिग्री ये एंगल है तो बाकी के बच आइसोसेलेस है तो सामने वाले एंगल बराबर हो जाएंगे, तो बचा 60, 60 में 30 और 30 हो जाएंगे। तो अगर ये 30 डिग्री का एंगल बनेगा, फिर से रिपीट करते 30, तो 90 तो 60 बनेगा, तो अंदर वाला 30 बनेगा, वही लिखा है ये। आगे क्या कह रहे हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका दिया गया है √2, कोई दिक्कत नहीं है। 2 मोनोक्रोमेटिक इंसिडेंट रेज एंटर द प्रिज्म पैरेलल टू ईच अदर इन एयर एज शोन इन द फिगर, फाइंड द एंगल बिटवीन द इमर्जिंग रेज। ठीक है, पूछा क्या? आइसोसेलेस प्रिज्म ऑफ एंगल 120 डिग्री, एंगल तो बहुत ज्यादा है। तो यहां से सबसे पहले क्या करते हैं? इस सरफेस पर स्नेल्स लॉ लगाते हैं। तो लगाओ अंदर वाली सरफेस पर, तो लिखेंगे √2 इंटू में यहां लिखेंगे साइन 30 डिग्री, हाँ ठीक है। इज इक्वल टू में क्या लिखा जा सकता है? तो इज इक्वल टू में लिख सकते हैं इसे हम 1 साइन r लिखा जाएगा, साइन r लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा √2, ये होता है आधा, यहां से निकल के आएगा साइन r1, रिपीट कर दो तो यहां से r1 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 45 ही निकल के आएगी वो, क्योंकि देखो √2 ये √2 बचेगा, 45 आएगी। एक बात दोबारा रिपीट करते हैं, देखो यहां पर इस लाइट रे को सीधे जाना चाहिए था, लाइट रे इधर चली गई। एक काम ये करो, यहां पर ये जो R1 निकल के आया है, R1 वो 45 डिग्री निकल के आया है, ठीक है। तो R1 की वैल्यू हो गई 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो डेविएशन देखो कितना हुआ है, डेविएशन यही तो हुआ है। तो डेविएशन को कैसे लिखा जा सकता है बोलो? तो ये टोटल लिखा जा सकता है R माइनस आई, R माइनस आई तो कितना आ जाएगा? 15 डिग्री। फिर से लिख दो 15 डिग्री, चलो ठीक है। इनको पूछा क्या है या इनको क्या चाहिए? फाइंड द एंगल बिटवीन द इमर्जिंग रेज, जो बाहर ये निकल रही रेज ना, इनके बीच का एंगल चाहिए। तो अगर यहाँ ये अल्फा बन रहा है तो देखो यहाँ 2 अल्फा, इनको 2 अल्फा की वैल्यू चाहिए। तो अगर ये 15 आया है तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? 30 हो जाएगा। तो इस तरह से इसके क्वेश्चन लगा सकते हैं। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इससे काफी टफ होंगे, लेकिन वो कैसे लगाए जाते हैं, उनका अप्रोच क्या होगा, तो आज की क्लास में जो पढ़ा उसी के अप्रोच के बिहाफ पर हम क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं कि हम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए वही बड़ा सा फार्मूला यूज करने वाले हैं जो यहां पर अभी डिराइव किया है। ये फार्मूला कहां गया? ये एंगल ऑफ डेविएशन के लिए फार्मूला नहीं निकालने वाले। जैसे मान लो यहां पर हम एक क्वेश्चन करते हैं, और आओ इधर, सपोज हमारे पास एक प्रिज्म दिया गया है, वो फार्मूले ना पता हो तो क्या हम क्वेश्चन नहीं कर सकते? कर सकते हैं क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में। जैसे यहां पर एक लाइट आकर के गिरती है, इधर से इधर जाती है, ठीक है, इधर से फिर इधर चली जाती है। नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं हम, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। यहां पर जो एंगल बन रहा है ये है √2, ठीक है। यहां पर जो एंगल दिया गया है दैट इज इक्वल टू में 30 डिग्री सपोज ले लेते हैं, 30 डिग्री में है। और यहां पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया गया है दैट इज इक्वल टू में 60 डिग्री। अगर हम इसको लगाना चाहते तो कैसे लगा सकते? पहली बार देखना, इस लाइट रे को कैसे जाना चाहिए था? सीधे जाना चाहिए था, इस तरह से नहीं गई, इधर डेविएट हो गई, तो इधर ये डेविएशन हुआ। इस एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या काम करो, एक एक करके सारी वैल्यू निकालो। चलो पहली सरफेस पर स्नेल्स लॉ लगाते हैं। तो 1 इंटू साइन 30 तो बन जाएगा 1/2 इज इक्वल टू में बन जाएगा म्यू, तो बन जाएगा √2, या फिर इसको हम कुछ और लेकर चलते हैं, 45 ले लो, इसको हम 45 ले लेते हैं, 45 ज्यादा अच्छा लगेगा। तो 1 हो जाएगा इनटू में साइन 45, 1/√2 बनेगा, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है, यहां आ जाएगा साइन R1, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया साइन R1, ये क्या हो जाएगा? R2 हो जाएगा, और इस एंगल को हम E कह रहे हैं। तो यहां से देखो R1 की वैल्यू कितनी निकल के आ रही? 30 डिग्री। तो जैसे ये 30 डिग्री निकल के आया है, हमें डेविएशन निकालना है, तो डेविएशन के लिए इतना लंबा चौड़ा फार्मूला नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। क्या बोलेंगे कि जो डेविएशन लिखा जाता है वो क्या होता है? तो यहां पर ये
ज्यादा है ये कम है, तो यहां पर डेविएशन जो बनेगा del 1 वो कितना लिखा जाएगा 30 और ये बनेगा 50, तो 15 डिग्री बनेगा लगभग। 30 और 45 15 बनेगा। किस तरफ होगा, जा रही थी इधर चली गई इधर, तो ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। चलो ठीक है, del 2 निकालने के लिए पहले हमें R2 निकालना पड़ेगा, लेकिन हम जानते हैं R2 के लिए हमें स्नेल्स लॉ वगैरह कुछ नहीं, ज्योमेट्री यूज करनी पड़ेगी। तो ज्योमेट्री में देखा था ना कि A जो होता है वो किसके बराबर होता है, R1 प्लस R2 के बराबर। अगर ये नहीं आया तो देख लो, ये आया 30, यहां हो जाएगा 60, 90 बनना है ना, तो ये 60 होगा, ये 60 है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। अगर ये 60 होगा तो इसको 30 होना पड़ेगा, तो बस ठीक है। तो यहां पर ये वैल्यू जो R2 की आएगी वो कितनी आ जाएगी 30 डिग्री। R2 की वैल्यू जैसे ही 30 आएगी हम यहां पर स्नेल्स लॉ फिर से लगाएंगे, तो √2 इंटू में 30 की वैल्यू होती 1/2 इज इक्वल टू में लिखा जाता है साइन E, और इंटू में 1 लिखना चाहो लिखो या ना लिखो, ये बन जाएगा E इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये 45 डिग्री आया, तो जैसे ही की वैल्यू 45 डिग्री आई तो यहां पर अब बोल सकते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन कितना लिखा जा सकता है। तो एंगल ऑफ डेविएशन कैसे लिख सकते हैं, देखो अगर एंगल ऑफ डेविएशन यहां से लिखना है तो इसको, ये हमारे पास E निकल के आया है 45, लिख दो 45, और ये R2 कितना निकल के आया था 30 डिग्री, तो ये कितना लिखा जा सकता है, तो ये लिखा जा सकता है del 2 इज इक्वल टू में 45 माइनस 30, तो ये बन जाएगा 15 डिग्री। कैसा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो ऐड हो जाएंगे, तो del निकल के आएगा 30 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और अगर इसको ऐसे लगाया था del इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A, तो यहां से भी वही आएगा। I की वैल्यू 45, E की वैल्यू 45, तो बन जाएगा 90 माइनस यहां पर बन जाएगा 60, तो ये बन जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। तो फार्मूला याद है तो भी ठीक, नहीं याद है तो भी ठीक, हम क्वेश्चन लगा सकते हैं, बस अप्रोच हमारा क्या होना चाहिए वो याद रखना है, ठीक है। तो ये क्लास थी जिसमें हम लोगों ने प्रिज्म के कई सारे कॉन्सेप्ट को कवर कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने इरेक्टिंग, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म देखा, कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन देखा, ग्राफ से देखा और एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाली। लेकिन इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते कि डिफरेंशिएशन से इसको हम डिफरेंशिएट करें, फिर इसको जीरो पुट करें, डबल डेरिवेटिव मिले जाए, वैल्यू रखकर चेक करें किस पर वैल्यू मिनिमम बन रही है, तो उससे अच्छा है कि हम उसको ग्राफ से कर लें ऐसा, ठीक है। फिर उसके बाद कंडीशन ऑफ मैक्सिमम डेविएशन की कंडीशन हो गई, ये है ग्रेजिंग इमरजेंस, ये है हमारे पास नो इमरजेंस, बाहर ही ना जाए, ये है कुछ टर्म जो प्रिज्म से रिलेटेड थे, यहाँ प्रिज्म की डेफिनेशन हो गई। तो ये क्लास थी जिसमें हम लोगों ने प्रिज्म के इतने सारे कॉन्सेप्ट को कवर किया है। अगेन फिर से रिपीट कर देते हैं कि ये जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए बेसिकली एडवांस में, तो रे ऑप्टिक्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। और जो हम लोगों ने इससे पहले की क्लास पढ़ी थी क्रिटिकल एंगल, जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की पूरी क्लास थी, इससे ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप उठा के देखेंगे तो यहां से देखेंगे कि जितने कॉन्सेप्ट बन रहे हैं, ज्यादातर कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन बनते हैं यहीं से आते हैं। फिर जो इससे पहले पढ़ा, क्या उनसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अगर उनसे कोई क्वेश्चन बनेगा तो वो बहुत इजी क्वेश्चन बनता है। तो प्लेन मिरर का अगर कोई क्वेश्चन बना, स्फेरिकल मिरर का क्वेश्चन बना, तो वो रिलेटिवली इजी क्वेश्चन बनते हैं इनके कंपैरिजन में। तो ये क्लास थी जिसमें हम लोगों ने प्रिज्म के इंट्रोडक्शन क्लास को कवर कर लिया है। अगली क्लास में हमारा डिस्कशन स्टार्ट होगा। इसके आगे जब हम देखेंगे तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। साथ में देखेंगे डिस्पर्जन से कौन कौन से फिनोमिनन होते हैं, जैसे रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है, कितने टाइप के रेनबो होते हैं, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन देखेंगे, डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन देखेंगे, इन सब के बारे में बात की जाएगी। तो मेहनत करते रहें, इन क्लास को कवर करते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन